नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. इंडिगो संकट पर लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान। कहा, इंडिगो मामले में होगी सख्त कार्रवाई। उड़ानों की संख्या 10% घटाने का आदेश। कल शाम 5 बजे तक देना होगा नया शेड्यूल। इंडिगो के सीईओ बोले, सामान्य हुए फ्लाइट ऑपरेशन। The Euro airline Indigo is back on its feet and our operations are stable. इंडिगो संकट के बीच पीएम मोदी का बयान। एनडीए सांसदों की बैठक में बोले, नियम कानून सिस्टम को ठीक करने के लिए अच्छा, लेकिन आम नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं। I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. लोकसभा में चुनाव सुधारों पर गर्मा गर्म बहस। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप। अखिलेश यादव ने की बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग। बीजेपी बोली, कांग्रेस को ईवीएम और एसआईआर में कमी दिखती है, लेकिन अपनी कमी नहीं। राज्य में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ मारपीट और धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। चुनाव आयोग को इस तरह के मामले कोर्ट के सामने रखने के दिए निर्देश। कहा, किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरावट पर बंद। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स नीचे से सुधरे। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। ट्रेड डील पर बातचीत के लिए आज रात भारत पहुंचेंगे अमेरिकी अधिकारियों की टीम। 2 दिनों तक डील की शर्तों पर होगी बातचीत। वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा, नेहरू से लेकर आज तक वंदे मातरम के विरोध में कांग्रेस। खड़गे ने लगाए वंदे मातरम के नारे। इंडिगो मामले में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस की 10% फ्लाइट्स में कटौती का आदेश दिया है। आज शाम को सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो के सीईओ से मुलाकात की थी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, इंडिगो के सीईओ और सिविल एविएशन मंत्री के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और आगे के लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है? जी, आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि आज सुबह में 5% उन्हें जो फ्लाइट्स थे उनको कम करने का आदेश दिया था डीजीसीए ने, और शाम तक ये कंफर्म किया कि कुल मिला के इंडिगो को 10% अपनी जो फ्लाइट्स हैं, मौजूदा फ्लाइट्स हैं, उन्हें कर्टेल करना पड़ेगा। इसे स्टैगर्ड मैनर में वो कर सकते हैं, 5% पहले और 5% बाद में, जिसके लेके जो नोटिस है वो बहुत जल्दी आ सकता है। जो खास बात है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी और जो हाई डिमांड वाले जो स्लॉट्स हैं उनको कर्टेल करने के लिए कहा गया है। हालांकि इंडिगो से भी कहा गया है कि वो जितने डेस्टिनेशंस पे ऑपरेट करते हैं उन सभी डेस्टिनेशंस पे वो ऑपरेट करते रहेंगे, लेकिन जो फ्लाइट्स की संख्या है उन्हें उसे कम करना पड़ेगा। साथ ही एक और कदम जो उठाया गया, आज सभी एयरलाइंस के साथ बैठक की गई और उनसे जो स्लॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सरकार का कहना है कि जो स्लॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो इंडिगो से स्लॉट लिए जाएंगे, जो फ्लाइट्स, जो रूट्स उनसे लिए जाएंगे, उन्हें बाकी एयरलाइंस में बांटा जाएगा और ये काम 1 सप्ताह के अंदर करने की मंशा है सरकार की, क्योंकि आने वाले समय में ईयर एंड का टाइम है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो सरकार नहीं चाहती कि इसमें किसी तरह का कैपेसिटी कंस्ट्रेन हो। तो इसी वजह से जो ये जो स्लॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन और जो शेड्यूल रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको काफी जल्दी पूरा करना चाहती है सरकार। साथ ही एक और जो डेवलपमेंट हुआ है आज शाम को पीटर एल्बर्ट जो सीईओ हैं इंडिगो के, उनकी मुलाकात हुई सिविल एविएशन मिनिस्टर से। पूरा अपडेट लिया गया। जो मुख्य फोकस था कि जो कंज्यूमर्स की जो शिकायतें हैं उनको जल्द से जल्द निपटारा किया गया। पीटर एल्बर्ट की तरफ से कहा गया कि 6 दिसंबर तक के जो इस पहले के जो जितने रिफंड थे वो तो पूरे कर लिए गए हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी काफी तेजी गति से पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही जो नेटवर्क है उन्होंने कहा कि पूरा अभी दुरुस्त कर लिया गया है और आने वाले समय में ऐसी चीजें ना हो इसके लिए करेक्टिव स्टेप्स भी बताए गए पीटर एल्बर्ट की तरफ से सिविल एविएशन मिनिस्टर को। और
साथ ही एक तरह का एश्योरेंस दिया गया कि इस तरह की जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं होगी। तो ये कुछ खास डेवलपमेंट आज रहे हैं इंडिगो मामले में। रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। इस बीच इंडिगो के सीईओ ने कहा है कि एयरलाइंस के ऑपरेशन सामान्य हो गए हैं। I can confirm now that today, as of December 9th, our operations are fully stabilized, which means flights reflecting on our website are scheduled to operate with an adjusted network. So please continue to check our website for updates. We continue to work in full cooperation with the government. And now that the immediate crisis is dealt with, we started to focus internally on what has led to this, lessons learned to be drawn, and how to emerge stronger from this. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. वहीं इंडिगो संकट पर लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार की नजर बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि संकट के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. इंडिगो संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि नियम कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना। पीएम मोदी ने ये बात एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान कही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए ये जानकारी दी। भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद में आज एसआईआर के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। विपक्ष के नेताओं ने एसआईआर की कमियां और वोट चोरी के मुद्दे को मजबूती से सदन के पटल पर रखा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर देश के संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। To capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. Capture of the institution that directly controls the election system of our country. You know they're destroying it. I know they're destroying it. And they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act.
वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष को ईवीएम से लेकर एसआईआर में कमी दिखती है, लेकिन अपनी कमी नहीं दिखती। इससे पहले भी इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वर्ष 52, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002 और 3 इस समय हुई है, सत्यापित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाए जा सके। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। एसआईआर करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के साथ मारपीट और धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस तरह के मामले कोर्ट के सामने रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर? 12 राज्यों के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बीएलओ के लिए सिक्योरिटी मुहैया कराने की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि कई राज्यों में बीएलओ के साथ मारपीट की घटनाएं और उनको धमकी देने की घटनाएं सामने आई है। ऐसे में कोर्ट उनको सुरक्षा प्रदान कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अराजकता वाला माहौल है। जो भी अगर बीएलओ ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको फील्ड के अंदर जाना पड़ता है। ये किसी भी तरह से कोई डेस्क जॉब नहीं है। उनको फॉर्म इकट्ठे करने पड़ते हैं, उनको फॉर्म जमा कराना पड़ता है, उनको अपलोड करना पड़ता है। ये काफी दबाव देने वाला और तनावपूर्ण काम है। तो ऐसे में जो बीएलओ है उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वो बिना अपने डर के काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी तरह के राजनीतिक नैरेटिव में ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस मामले में किसी तरह की गाइडलाइंस पे पारित करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में नोटिस भेजा। उनसे पूछा है कि आप बताइए हमें किस मामले में किस तरह आदेश पारित करने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को करेगा। जी असीम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। और जैसा आपने देखा कि एसआईआर चुनाव सुधार पर संसद में बहस चल रही है। आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर संसद में आर पार, तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए आवाज अड्डा में। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखा है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। आज बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआत बड़ी कमजोर देखने को मिली, लेकिन दिन के दौरान रिकवरी का ट्रेंड काफी बढ़िया और क्लोजिंग के समय देखें तो 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी के साथ निफ्टी में क्लोजिंग रही। लेकिन खास बात यह कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप बड़े दिनों के बाद यहां पर अच्छी रिकवरी का ट्रेंड नजर आया। एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे जिन्होंने इस रिकवरी के ट्रेंड को लीड किया हुआ। तो आप देखिए, अदानी इंटरप्राइजेज है, श्रीराम फाइनेंस है, टाइटन इंटरनल, यहां पर आपको खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ऐसे मार्केट में भी कट आपको देखने को मिला टाटा स्टील, HCL टेक महिंद्रा और एशियन पेंट्स की तरफ से। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो कंपैरेटिवली बेहतर एक्शन और बंधन बैंक, SJVN, डिलीवरी, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में काफी बढ़िया
रिकवरी का ट्रेंड नजर आया। वहीं बात करें भारतीय एक्सकॉम, बीएसई लिमिटेड, कोफोर्ज जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट नजर आई, लेकिन खास बात यह है कि मार्केट की ब्रेथ में सुधार देखने को मिला। स्मॉल कैप और मिड कैप, इनमें ऑफलोज काफी बढ़िया रिकवरी नजर आई। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के एआई फ्यूचर के लिए बड़ा निवेश किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने आज भारत में $17.5 बिलियन निवेश का ऐलान किया। यह कंपनी का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत में एआई पर चर्चा की। ट्रेड डील पर बातचीत के लिए आज रात अमेरिकी अधिकारियों की टीम भारत पहुंचने वाली है। अगले 2 दिन तक डील की शर्तों पर बातचीत होगी। इनकी यहाँ ये यात्रा जो है एक तरीके से एक फैमिलियराइजेशन विजिट है और साथ ही साथ जो आला अफसर है भारत सरकार में उनसे मिलेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दोनों देशों के बीच में एंगेजमेंट चल रहा है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको कंक्लूड किया जाए, उसकी समाप्त किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, अमेरिकी अधिकारियों की टीम का ये भारत दौरा कितना अहम है? मुझे लगता है कि यूएस अधिकारियों की ये टीम जो भारत आ रही है, ये भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसकी बातचीत को लेकर ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब से भारत पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है उसके बाद से दूसरा दौरा है यूएस अधिकारियों का। और इस टीम में बड़े बड़े उनके अधिकारी शामिल हैं। यूएस अधिकारियों की टीम में उनके जो चीफ नेगोशिएटर हैं ब्रेंडन लिंच, वो इसमें आ रहे हैं। डिप्टी यूएसटीआर जो हैं रिक, वो इसमें आ रहे हैं। और 2 दिनों तक बैठक होगी, कल और परसों 10 और 11 दिसंबर को बैठक होगी। और उस बैठक में दरअसल यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसकी शर्तों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जब पहली बार आए थे तब एक मोटा मोटा मसौदा तैयार कर लिया गया था। अब समझा जा रहा है कि डील की कई सारी बातों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पे यूएस की टीम आ रही है। हालांकि भारत अपने रुख पर कायम है कि जो इनकी रेड लाइन एरियाज़ हैं कि हम इन सारी चीज़ों पे, इन सारे सेक्टर में कोई बड़ी राहत नहीं देने वाले हैं। शायद उस पर भारत अभी भी टिका ही रहेगा। और ये जो बातचीत होगी उसमें उद्योग मंत्रालय की तरफ से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं दर्पण जैन, वो दरअसल इस बार चीफ नेगोशिएटर होंगे, क्योंकि इससे पहले राजेश अग्रवाल चीफ से नेगोशिएटर थे, वो अब सेक्रेटरी बन गए हैं, तो उनकी जगह दर्पण जैन ने लिया है। वो खुद वहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो अब चीफ नेगोशिएटर की भूमिका में रहेंगे। और 2 दिनों तक बैठक होने के बाद समझा जा रहा है कुछ हद तक सहमति बनने का आसार होंगे। हालांकि इस दौरे में ही डील का ऐलान हो जाएगा इसकी संभावना कम है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये टीम यहाँ पे आ रही है उससे पहले यूएस के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भारत से जो चावल का इंपोर्ट होता है उस पर हम ड्यूटी लगाएंगे। तो इस तरह की जो बातें आई हैं थोड़ी सी अपेक्षाओं पर कह सकते हैं कि अपेक्षाओं को कम किया है। इस बातचीत से क्या कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन अगले 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर के। लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। अब बात रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। इकोनॉमी के अलग अलग हिस्सों पर इसका असर हो रहा है। केमिकल सेक्टर की अगर बात करें तो इसकी वजह से फायदा और नुकसान दोनों हो रहा है। डॉलर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो केमिकल सेक्टर में आगे क्या होगा, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। केमिकल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट के बाद पेमेंट डॉलर में आता है, इसलिए डॉलर मजबूत होने से एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा पड़ने लगा है। इसी वजह से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। डॉलर पिछले 1 साल में करीब 7% मजबूत हुआ है। इंपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। लास्ट ईयर के मुकाबले 10 to 15% इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, क्योंकि डॉलर सामने काफ़ी वीक हो गया अगेंस्ट यूएस डॉलर। फ्रीट चार्जेस काफ़ी इंक्रीज हो गए, बिकॉज अगेन फ्रीट जो हमारा होता है वो डॉलर्स में होता है, सो वी हैव टू पे मोर, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अभी 10 to 15% फ्रेट के अंदर में। तो इंपोर्ट महंगा हो गया और एक्सपोर्ट सस्ता हो गया है, तो नुकसान तो है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले अहम रॉ मटेरियल और अन्य इंटरमीडिएट्स चीन, कोरिया और जर्मनी से आते हैं। भुगतान डॉलर में होता है। सरकार रॉ मटेरियल इंपोर्ट पर करीब 7% तक लाभ देती है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, और इसी वजह से इंपोर्टेड इनपुट पर निर्भरता भी बढ़ी है। अब इंडस्ट्री की मांग है कि ड्यूटी ड्रॉबैक जो अभी अधिकतम 2% है उसे बढ़ाकर कम से कम 5% किया जाए ताकि घरेलू केमिकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले।
जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देते हैं उसमें दो टाइप के एक्सपोर्ट बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, एक ड्यूटी ड्रॉबैक है और एक रोड टैप स्कीम है। तो हमारी डिमांड ऐसी है कि ड्यूटी ड्रॉबैक रेट जो अभी 0.5% से 2% तक मिलता है वो हमको स्टेट फॉरवर्ड 5% से ज्यादा मिलना चाहिए। भारत का कुल केमिकल निर्यात अमूमन 20 से 25 बिलियन डॉलर होता है। मौजूदा स्थिति में सरकार और निर्यातक को खास लाभ नहीं हो रहा है। जिन जिन देशों के साथ हमारी स्पर्धा है वहां पहले से ही टैक्स बेनिफिट्स ज्यादा है। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करनी है तो सरकार को नियमों में थोड़ी सी छूटछाट देनी पड़ेगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। देश अब रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में कहा कि अब रिफॉर्म साफ इरादों के साथ और तेजी से लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब रिफॉर्म सिर्फ रेवेन्यू या इकोनॉमी पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्हें नागरिक केंद्रित रखा जा रहा है। लक्ष्य यह है कि लोगों की रोजमर्रा की बाधाएं दूर हो और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके प्रगति करें। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वो सामान्य लोगों की असली समस्याएं बताएं ताकि रिफॉर्म एक्सप्रेस घर घर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो 30-40 पेज के फॉर्म और गैर जरूरी पेपर वर्क को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों को सेल्फ सर्टिफिकेशन का मौका देकर सरकार ने विश्वास जताया था और पिछले 10 साल में यह विश्वास सफल रहा है। ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों सरकार की प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। अब ये रिफॉर्म जो है हर एक नागरिक का जिंदगी को बदलने का रिफॉर्म है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रिफॉर्म का मतलब है हर एक नागरिक का जिंदगी में सुधार। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि कोई भी कानून बनेगा, अभी से कोई भी नियम बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। फर्टिलाइजर एसोसिएशन के मुताबिक अच्छे मॉनसून की वजह से फर्टिलाइजर की खपत बढ़ी है, लेकिन देश में फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। एफआईए के चेयरमैन एस शंकर सुब्रमण्यम से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। Back-to-back very good monsoon and increased irrigation level augurs very well, and the crop acreage has significantly gone up, and that's the reason there's an increased uptake of all type of fertilizers, whether it is phosphatics or urea. It's a good trend, and overall food grain output is also likely to move up. And how soon we can see we will be becoming self-sufficient in the fertilizers? In urea, as I mentioned, that we have already added 6 to 7 million tons of fertilizers in the last 3-4 years. That has been quite helpful in improving the production. With the additional 2 plants coming up, I think in next 2-3 years we can reach self-sufficiency in urea. Phosphatics is a sector where we continue to import 5 to 6 million of DAP, but with our diversification into NP, NPKs and trying to work on improving the capacities in NPK, I think we should work on achieving the same Atmanirbharta in NPKs as well. आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।